Hello and welcome back to the week 2 class 1 of the web development boot camp. आज हम क्लास 1 स्टार्ट करेंगे वीक 2 का। तो उसमें हम देखेंगे सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे। हमने एचटीएमएल ऑलरेडी वीक 1 में लगभग बिगनर टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लगभग क्लियर कर चुके हैं। जितना आपको ज़रूरी होगा उतना हमने क्लियर कर रखा है। और सीएसएस को अब समझेंगे तो सीएसएस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो सीएसएस का पूरा नाम होता है, सीएसएस का पूरा नाम होता है आपका कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ओके। तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता क्या है रियल में? तो ये जैसे आपने पढ़ा कि वेबसाइट को एचटीएमएल क्या देता है, एक फ्रेम बनाता है। एक आपको जैसे घर बनाते हो तो ब्रिक्स जो फ्रेम देता है, घर का ब्रिक्स हो गया। उसके बाद जो सीमेंट होता है, तो वो सारा काम यहाँ पे क्या करता है आपका एचटीएमएल कर देता है बनाने के लिए। और सीएसएस उसको एक पेंट करता है, लुक देता है, लाइट्स लगाता है। तो वो सारा काम ये क्या करता है, कलर करना, एक ब्यूटीफुल लुक देना उसको, वो सीएसएस का काम होता है। तो कहीं पे भी आप कोई भी वेबसाइट हो वहां पे किसी भी मेथड से सीएसएस यूज किया हो, चाहे वो बूटस्ट्रैप कोई पैकेज मॉड्यूल का यूज किया हो, चाहे बेस सीएसएस यूज किया हो, या कुछ भी हो, वो सीएसएस का यूज करता है एक ब्यूटीफुल साइट्स बनाने के लिए, रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, यूएक्स सही करने के लिए, बटन्स को ऐड करने के लिए, कलर्स को ऐड, बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए, इमेजेस ऐड करने के लिए, क्या विड्थ रहेगा, क्या हाइट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें सीएसएस के हेल्प से, एनिमेशन को करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें सीएसएस के हेल्प से यहाँ पे हैंडल किया जाता है वेबसाइट्स पे। ओके। तो हम समझेंगे, उसी को सीखेंगे जिससे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ सके अपने वेब डेवलपमेंट बूट कैंप की तरफ, और एक अच्छा वेबसाइट बनाने की राह पर हम चल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सीएसएस का मतलब हम समझ रही है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है। सीएसएस कैसे अप्लाई किया जाता है, ब्राउज़र कैसे प्रोसेस करता है किसी भी सीएसएस को? तो सबसे पहले एचटीएमएल फाइल ब्राउज़र के पास रेंडर किया जाता है, जो ब्राउज़र रीड करता है उस एचटीएमएल फाइल को। उसके बाद उस पे सीएसएस अप्लाई करता है। अगर सीएसएस फाइल कहीं पे दिखता है, उसको सीएसएस दिखता है, तो ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम हम यूज़ करते हैं, तो वो ब्राउज़र या फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, एज यूज़ करते हैं, तो सारा वो क्या करता है, वो वहाँ पे आपका उस सीएसएस को ढूंढता है पेज पे, कहीं पे है, मिल रहा है मुझे। तो सीएसएस अगर मिलता है तो उस सीएसएस को वो अप्लाई करता है उस एचटीएमएल पेज पे। उसके बाद एक ब्यूटीफुल वेब पेज आपको दिखाता है, यूजर को वो परोस देता है एक ब्राउज़र। ठीक है। तो ये हम समझ ले कि कैसे इसका एक प्रोसेस होता है सीएसएस लगाने का। अब समझते हैं सीएसएस सिंटैक्स कैसे हम यूज करते हैं। एज ए डेवलपर हम कैसे सीएसएस सिंटैक्स का यूज कर सकते हैं। तो सीएसएस सिंटैक्स को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सीएसएस सिंटैक्स क्या होता है? तो सीएसएस सिंटैक्स में आपको दो चीजें, रूल्स जो है उसमें दो चीजें आपको वैल्यूएबल होती है। जो पहला होता है एक आपका डिक्लेयर करने का, जैसे कोई भी चीज हम डिक्लेयर करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सेलेक्टर जो होता है, सेलेक्टर एक होता है सेलेक्टर, ठीक है, जो कि किस चीज पे हम लगा रहे हैं सेलेक्ट करना। जैसे कि हम हेडिंग हो सकता है, वो कोई क्लास हो सकता है, वो कोई आईडी हो सकता है, वो यूनिवर्सल टैग हो सकता है, कोई टैग हो सकता है, तो वो सारी चीज़, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे सेलेक्टर। ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, उसके अंदर फिर हम एक डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी। जैसे कि हम कलर रख सकते हैं, तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी के बाद हम कोलन डालते हैं। ये याद रखना आपको, इक्वल टू साइन बहुत बार मिस्टेक करते हैं बिगनर, जो यहाँ पे इक्वल टू साइन डालते हैं। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं डालना है, यहाँ पे आपको कोलन डालना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसका वैल्यू सेट करते हैं, वैल्यू जो मेरा वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेमी कोलन डालना है। तो ये इस टाइप का कुछ सिंटैक्स होता है सीएसएस का। हर एक सीएसएस इसी दो चीजों को फॉलो करेगा, जिसमें एक एक होता है आपका फर्स्ट वन जो होता है वो होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसको कहा जाता है, ये जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक, जिसमें दो चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजें वैसे यहाँ पे आ सकते हैं, क्या क्या डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली जो आता है वो आपका प्रॉपर्टी क्या रखेंगे और उसका वैल्यू क्या सेट करेंगे, वो चीजें यहाँ पे आती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन ब्लॉक, DECLARATION, डिक्लेरेशन ब्लॉक। ओके। डिक्लेरेशन ब्लॉक इसको बोला जाता है। अब मैं इसको इस सिंटेक्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा समझ ले। जैसे कि मान लो एक हेडिंग टैग लिए, हेडिंग टैग पे हम किस टाइप से एक करली ब्रेसेस ओपन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी सेट करेंगे, जो हेडिंग टैग जो हो उसका कलर कुछ ब्लू हो जाए, लेट्स सपोज। तो ये इसको डिक्लेयर करने का ये एक सिंटेक्स है, सीएसएस को ऐड करने का। ठीक है। अब हम समझते हैं कि
सीएसएस में कमेंट कैसे पास किया जाता है? जैसे आप देखोगे कि जो हम सीएसएस पेज यूज़ करेंगे, उसके लिए एक अलग फ़ाइल बनता है। ये मैं एचटीएमएल में ही सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए एक अलग फ़ाइल क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कमेंट जो है, ये कुछ एचटीएमएल का कमेंट पास हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जो कि स्टाइल डॉट सीएसएस। ओके, तो ये आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो आपका फाइलिंग सिस्टम है, यहाँ पे आप कुछ देखोगे तो ये सीएसएस यहाँ पे लोगो भी लग चुका है सीएसएस का, ठीक है, आइकन लग चुका है सीएसएस का। तो ये एक सीएसएस फाइल है, राइट। तो अब हम इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं अब सीएसएस कमेंट कैसे किया जाता है। तो सीएसएस कमेंट करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल के साथ अगर फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो ये ऑलरेडी कमेंट कर देता है वीएस कोड में। तो यहाँ पे कुछ होता है फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्लोज किए फिर फॉरवर्ड स्लैश दिस इज अ कमेंट। सो ये सीएसएस में ये कमेंट कहलाता है, सीएसएस का कमेंट, राइट। अब हम समझते हैं और कमेंट जो होता है, कमेंट आप आई होप आप लोग जानते होंगे कि कमेंट एचटीएमएल में भी यूज करते हैं, बहुत जगह में कमेंट का यूज करते हैं, पाइथन में, हर एक लैंग्वेज में। तो कमेंट आपको ब्राउजर में दिखता नहीं है, ब्राउजर उसको इग्नोर करता है, वेब पेज पे कभी दिखता नहीं, वो कोड को रीडेबिलिटी के बढ़ाने के लिए होता है, राइट। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस कितने टाइप्स के होते हैं, हम यहाँ पे अब आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट करते हैं और इसी पेज पे हम समझते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीएसएस, राइट। तो सीएसएस कितने टाइप्स के होते हैं? तो सीएसएस मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो पहला होता है एक इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। और एक दूसरा होता है जो कि होता है आपका इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। और एक और होता है जो कि होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो इन चीज़ों को अब समझते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस को समझते हैं। तो इनलाइन सीएसएस जो होता है वो एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ही लिखा होता है। जैसे कि हम एक लेट सपोज कि एक हम हेडिंग लिए H1, हेडिंग टैग हम लिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम डालते हैं वेलकम टू दी वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प, राइट। हम इसको गो लाइव करते हैं जिससे ये मेरा पेज शो होने लगे। ओके, सो लेट्स सी। थोड़ा सा ये आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग होने में। हाँ, तो ये देख सकते हो, ये एक मेरा हेडिंग आ चुका है यहाँ पे, पेज पे दिख रहा होगा आपको। तो ये इनलाइन, अब इसमें हम इनलाइन सीएसएस कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरा ये H1 टैग है, इस टैग के हम यहाँ पे H1 के जस्ट बाद एक स्पेस डालना है और यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल, स्टाइल टैग ओपन करना है। जैसे ही आप स्टाइल टैब करोगे तो ये टैब दबाने पे ये कुछ इस टाइप से आपके पास ओपन हो जाएगा, स्टाइल टैग, राइट। अब इस स्टाइल टैग में आपको लिखना है जो भी प्रॉपर्टी इस H1 हेडिंग टैग को देना चाहते हो। जैसे मैं इसका कलर सेट करना चाहता हूँ, कलर, कलर आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपका कूलिन का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद रेड, जैसे मैं रेड देना चाह रहा हूँ, आपको ये सजेस्ट कर देगा ऑलरेडी। उसके बाद फिर आपको सेमी कोलन का यहाँ पे यूज करना है इसको बंद करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका था। कलर मतलब टेक्स्ट कलर, कलर जैसे ही आप यूज करते हो उसका मतलब होता है टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनलाइन सीएसएस कहलाता है, ये दिस वन इज द इनलाइन सीएसएस, इसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है। inline css used in directly inside an HTML element, right? So used directly inside an HTML element। तो डायरेक्टली हम HTML एलिमेंट के अंदर जो यूज करते हैं जिस CSS का, जो हम स्टाइल टैग के अंदर यूज करते हैं, उसको कहा जाता है आपको इनलाइन CSS। अब हम समझते हैं कि इंटरनल CSS, इसका एक चीज और समझिए कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्यों हम दूसरा CSS, दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। तो एडवांटेज इसका ये है कि ये क्विक टेस्टिंग, तुरंत टेस्ट कर सकते हैं हम अप्लाई करके, ठीक है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज बहुत सारी है, जैसे कि ये मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, कि आपका बहुत ज़्यादा लेंदी पेज जब होगा तो वहाँ पे आप किस में कौन सा CSS ऐड किए हो, बहुत बार एक ही कोड को रिपीट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको ये डिसएडवांटेज हो जाता है, रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये रिकमेंडेड नहीं रहेगा। फिर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं जो कि कहलाता है आपका इंटरनल
सीएसएस, इंटरनल सीएसएस अब क्या होता है? तो इंटरनल सीएसएस आपको इस वेब पेज में ही यूज करना है, बट यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर यूज करेंगे। हेड टैग के अंदर हम एक स्टाइल टैग यहाँ पे लगाएंगे, स्टाइल, जो कि पूरे पेज के लिए यहाँ पे हम स्टाइल लगाएंगे, इस पूरे पेज के लिए, ठीक है। तो इंटरनल सीएसएस ऐसे ही लगाया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक हम H1 टैग यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक H1 मैं फिर से लिखा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लगाता हूँ अब दिस इज इंटरनल सीएसएस ब्लॉक। मैं यहाँ पे H2 कर रहा हूँ, जिससे ये दोनों पे ना लगाए, तो मैं यहाँ H2 कर लिया, ठीक है। HTML CSS H2 ब्लॉक, CSS H2 ब्लॉक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे ऊपर में इस स्टाइल टैग में इस ब्लॉक में मैं चाहता हूँ लगाना H2 लिखूंगा यहाँ पे मैं, और फिर कोलन डालूंगा, सॉरी मैं ब्रेसेस ओपन करूंगा, एंड देन यहाँ पे मैं इसका जो प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसका कलर सेट करना चाहता हूँ कि इसका कलर हो जाए कुछ ग्रीन, ठीक है। तो ये देखो ग्रीन। तो अब ये क्या करेगा, ये H2 टैग पे ग्रीन लगा देगा, तो इसी को कहा जाता है आपको इंटरनल सीएसएस। और मैं यहाँ पे अगर H1 पे लगाऊं, तो आप समझो H1 पे अगर मैं लगा दूं, तो ये देखो आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ, तो ये अभी फिलहाल इस पे नहीं लगा। क्यों? दोनों में प्रायोरिटी भी अब देखा जाता है, किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें आपका इंटरनल सीएसएस का प्रायोरिटी कम होगा इनलाइन सीएसएस से। अगर इनलाइन सीएसएस हम यूज कर लिया अगर, तो ये वाला प्रॉपर्टी मेरा नहीं लगेगा, जो इंटरनल सीएसएस है वो वहां पे मेरा इंटरनल इनलाइन सीएसएस का जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लगाया सीएसएस, ये वाला अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ से हटा देता हूँ, इसी को मैं यहाँ से अगर डिलीट करता हूँ, तब यहाँ पे देखना कि ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी में जो होगा, सो इनलाइन सीएसएस का प्रायोरिटी ज्यादा होगा इंटरनल सीएसएस से। तो ये इंटरनल सीएसएस ऐसे कुछ अप्लाई करता है, ये आपको इनलाइन सीएसएस से बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम रीयूज कर सकते हैं बहुत सारे टैग्स को, ठीक है। और ये सुटेबल होता है आपको स्मॉल वेबसाइट्स के। लार्ज वेबसाइट्स अगर यूज करना है, तो उसके लिए हमको फिर से एक तीसरा कैटेगरी में आना पड़ता है, जो कि है एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, राइट। तो एक्सटर्नल सीएसएस कुछ इस टाइप से होता है कि आप खुद कोई दूसरा एक फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से एक फाइल क्रिएट किया, इसको हम इस पेज पे ला करके इम्बेड कर देंगे, यानी कि इसको लिंक कर देंगे उस सीएसएस वाले पेज से। तो कुछ इस टाइप से इसको इम्बेड करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे आना है, और फिर लिंक करना है, और रेल में आपको रिलेटिवली स्टाइल सीट एंड एचरेफ में डालना है, जो फाइल में आपने उस स्टाइल को रखा हुआ है। जैसे मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मैंने इसके सी एस इस पेज के सी एस एस को स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर रखा है। तो अब जो भी सी एस एस मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, वो इस पेज पे जा करके अप्लाई हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मैं H1 करता हूँ, H1 एंड प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ कि कलर, कलर एंड रेड के जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स सपोज ब्लू, राइट, ब्लू। तो ये अब देखो, कुछ मैं अगर पेज दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे ना ही ये H2 वाला टैग हुआ है, ना ही H1, H1 पे लगा है, तो ये टैग अभी नहीं हुआ है। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि आप बोलोगे ये वाला पहले जो मेरा है प्रायोरिटी, वो इनलाइन सीएसएस का लग रहा है। फिर अगर ये मैं नहीं लगाता हूँ, ये मान लो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ कि ये हट जाओ, तो अब देखो अभी ये ब्लू जा करके लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं आपको, तो ये है H1 का ग्रीन। तो ये यहाँ पे ये वाला ये ब्लॉक जो है, ये इंटरनल सीएसएस, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद जा करके आप ये क्या कर दे रहा है, ये नीचे में मैंने लिंक किया, तो इसको अपडेट कर दे रहा है, मतलब जो लगा हुआ है उसको अपडेट। मैं जैसे इसको कमेंट डॉट से हटाता हूँ, तो ये देखो ये अब ग्रीन हो गया। तो ग्रीन को ये क्या कर रहा है, रिपीट करके यहाँ पे ये अपडेट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे ही एक होता है इम्पोर्टेंट कीवर्ड, ठीक है, मैं इसको चलो इम्पोर्टेंट बाद में डिस्कस करेंगे, इसको मैं अभी नहीं समझता हूँ। तो ये होता है आपको एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम दूसरे पेज को मर्ज कर देंगे, एम्बेड कर देंगे इस पेज के साथ में। तो यहाँ पे ये दूसरा जो वो मेरा एक्सटर्नल सीएसएस है, वो यहाँ पे यूज कर रहा है, राइट। तो इसका एडवांटेज समझते हैं क्या क्या होता है एक्सटर्नल
सीएसएस का, जिसमें हम इजी टू मेंटेन होता है, ये मतलब मेंटेनेंस इसका इजी होता है क्योंकि अलग एक फाइल में ही हम सीएसएस को रखे होते हैं। रीयूजेबल होता है बहुत सारे क्लास पे, बहुत सारे हेडिंग टैग्स पे, तो वहाँ पे हम सेम सीएसएस का यूज कर सकते हैं। और डेवलपमेंट में भी ये फास्टर होता है, और इंडस्ट्री में जनरली यही यूज किया जाता है, एक्सटर्नल सीएसएस का ही हम यूज करते हैं। अब हम समझते हैं सीएसएस सेलेक्टर्स। मूव करते हैं हम सीएसएस सेलेक्टर की तरफ। तो एक्सटर्नल सीएसएस, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर चाहो तो लिख सकते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस embed the css file from the other folder or outside। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है, किस टाइप से हम बहुत सारी चीजें सेलेक्टर में भी। अब देखो सीएसएस सेलेक्टर में दिखाता हूँ आपको। सो माय बैड, सीएसएस सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर, सीएसएस सेलेक्टर। तो सेलेक्टर बताता है सीएसएस को यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, सेलेक्टर होता क्या है। तो सेलेक्टर्स टेल्स css which html element to style। ये बताता है कौन से HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है, स्टाइल देना है बेसिकली। तो जैसे मैं यहाँ पे एक h1 टैग यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वेलकम, एंड देन फिर मैं यहाँ पे h1 टैग यूज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो समझना यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेसिकली, कि जब भी मैं यहाँ पे h1 सीएसएस डालूंगा h1 टैग के अंदर, तो ये इसको अप्लाई कर देगा, इस पूरे h1 जहां जहां h1 रहेगा वहां वहां पे ये अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आपका, यहाँ पे ये होता है आपका सेलेक्टर का काम। किसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो h1 टैग को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेलेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये सेलेक्टर हो गया, h1 हो गया, h2 हो गया, div हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे सेलेक्टर होगा जो हम आईडी से यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ये इसी को कहा जाता है एलिमेंट सेलेक्टर। इसको हम बोलते हैं, इन सब चीजों को बोलते हैं, एक होता है एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। एक स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा। एक होता है फिर उसके बाद आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर। सबसे पहले अब समझते हैं आईडी होता क्या है। तो आईडी जो होता है एक यूनिक वैल्यू होता है। ठीक है, जो एक पेज पे यूनिक होना चाहिए। जैसे कि आपको एक आईडी मिलता है तो वो यूनिक नंबर होता है एक, जो कि यहाँ पे आप वेबसाइट में वैसे इस पेज का एक यूनिक नंबर हम देंगे। जैसे कि हम एक h1 टैग अलग से यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कर रहे हैं लेट सपोज कि वेलकम टू एडुकेशनल सोसाइटी। ठीक है, तो अब मैं इसका एक आईडी डाल देता हूँ। लेट सपोज एक मैं आईडी डालता हूँ ये, और इसका सॉरी आईडी, एंड यहाँ पे आईडी में मैं डाल रहा हूँ टाइटल। तो अभी मैं अगर देखूँ तो इस पे भी अभी सेम क्लास मतलब जो सेम सीएसएस स्टाइल है वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक आईडी से कॉल करूंगा, लेट्स आईडी को अब कॉल कैसे करेंगे यहाँ पे सीएसएस लगाने के लिए, तो हैशटैग, हैशटैग से कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे उस आईडी का नाम लिख देंगे। यूनिक आईडी है ये, तो जहां जहां ये आईडी रहेगा एक पेज पे एक ही बार आपको यूज करना है आईडी। एंड यहाँ पे हम इसका कलर डिफाइन करेंगे, कलर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, लेट सपोज रेड। तो अब ये देखो, अब इसका कलर जो होगा सो रेड कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आईडी पे मैंने सीएसएस लगाया है। ठीक है, तो ये बोला जाता है आईडी सेलेक्टर। यहाँ पे आईडी को मैंने सेलेक्ट किया है तो आईडी सेलेक्टर हो जाता है ये। ठीक है, एक होता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर जो कि बहुत सारे सेम मतलब एक पेज पे मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम क्लास हम दे सकते हैं। जैसे कि हम एक पैराग्राफ टैग लिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहा हूँ कि कमेंट आउट कर रहा हूँ क्लास सेलेक्टर। क्लास, क्लास होता क्या है कि बेसिकली हर एक टैग का हम
सेम क्लास दे सकते हैं मल्टीपल टैग्स का। तो जैसे यहाँ पे हम एक पी टैग लिए और यहाँ पे हम लिखे कि पैराग्राफ 1। देन हम एक और टैग लेते हैं पी टैग, जिसमें हम लिखते हैं पैराग्राफ 2। और यहाँ पे हम एक क्लास इसका ऐड कर रहे हैं, क्लास, एंड इसका भी एक क्लास ऐड कर रहे हैं, जो कि मैं इसका क्लास ऐड करता हूँ इन्फो, लेट सपोज इन्फो, एंड इसका भी क्लास मैं देता हूँ इन्फो। तो अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ इन्फो रहेगा वहाँ वहाँ एक सीएसएस मुझे अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं क्लास सेलेक्टर का यूज करता हूँ। क्लास सेलेक्टर को आपको उसका सिंटैक्स लेने के लिए, सीएसएस लगाने के लिए डॉट इन्फो का यूज करते हैं, इन्फो, एंड देन आफ्टर द ब्रशेस, एंड यहाँ पे हम कलर डिफाइन करेंगे जो कि ग्रीन, लेट सपोज। तो यहाँ पे पर्पल कर लेते हैं, ग्रीन ने पर्पल, राइट। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो ये मेरा पैराग्राफ है वो कुछ पर्पल कलर कलर का हो जाता है, ठीक है, पर्पल कलर का हो जाता है, राइट। तो ये क्लास सेलेक्टर इसी को कहा जाता है, ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब अगर हम पूरे पेज को एक विड्थ, एक मान लो ये ऊपर में हाइट नहीं है, इस साइड से लेफ्ट साइड से थोड़ा मार्जिन नहीं है, तो इसको देने के लिए हम पूरे पेज को सेम ही काम करना चाह रहे हैं, तो हर एक पेज पे हम अलग अलग टैग्स पे उसको अप्लाई नहीं करेंगे उस सीएसएस को। उसके लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, तो एक मुझे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो इसको यूनिवर्सल, सॉरी, सेलेक्टर बोलते हैं, सेलेक्टर, जो कि हम डिफाइन करते हैं एस्ट्रिक से। एस्ट्रिक मतलब ऑल, कहीं पे भी आप यहाँ पे यूज करोगे, जैसे आप बहुत जगह पढ़े भी होगे तो कोडिंग में भी, तो एस्ट्रिक मतलब ऑल यहाँ पे यूज करते हैं, सभी पे हमको ये सीएसएस अप्लाई करना है। मार्जिन जो देना है वो 0 अभी फिलहाल, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। तो अभी देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मार्जिन पैडिंग सारा चीज 0 0 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मार्जिन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि 5 का दे रहा हूँ, लेट सपोज। तो ये मार्जिन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, राइट। एंड अगर मैं पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे भी 5 का, तो ये पैडिंग भी अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसके पैडिंग बेसिकली आप समझ सकते हो, मैं अगर दिखाऊं आपको, एक मैं इंस्पेक्ट में सबसे पहले चलते हैं, एंड ये देखो मार्जिन पैडिंग होता क्या है रियलिटी में, तो वो हम समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले। देखो मैं इसको ले आ रहा हूँ, देखो पैडिंग यहाँ पे क्या है, देखो इस ब्लॉक पे है, तो ये हुआ टेक्स्ट जो कि पैराग्राफ 1 में, एंड पैडिंग देन आफ्टर इसके बाहर का एलिमेंट जो है वो कहला रहा है, इसके बाहर में जो पैडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर बॉर्डर, जैसे मैं इस यहाँ पे आपको एक बार व्यू में लाता हूँ, एंड यहाँ पे देखो, तो ये हुआ फिर पैराग्राफ, देन यहाँ पे पैडिंग, देन बॉर्डर उसके बाहर होता है, ठीक उसके बाहर मार्जिन होता है कि मार्जिन कितना अप्लाई किया गया है, राइट। तो ये होता है कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहले होता है कंटेंट, फिर उसके बाहर जो स्पेस है वो पैडिंग का स्पेस है, उसके बाहर फिर बॉर्डर का स्पेस है, उसके बाहर फिर मार्जिन का स्पेस है। तो सबसे आउटर बाउंड्री जो होता है वो मार्जिन का होता है, राइट। तो इस टाइप से हम कुछ यूनिवर्सल सीएसएस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है। ग्रुप सेलेक्टर मतलब कि हम एक ही क्लास, एक ही सीएसएस अप्लाई करना चाह रहे हैं मल्टीपल ग्रुप्स को, मल्टीपल टैग्स को, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे H1 हो गया उसको भी, H2 हो गया उसको भी, और पैराग्राफ टैग हो गया, सबको मैं एक ही क्लास देना चाहता हूँ कि उसका सबका कलर जो हो वो हो जाए आपका ग्रीन। तो अब यहाँ पे देखो कि जो मेरा H1 टैग है, जो H2 टैग है, जो पैराग्राफ टैग है, सब ग्रीन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम, तो इस पे अलग से मेरा एक क्लास लग रहा है, यहाँ पे एक अलग से इन्फो को, क्लास को हम कॉल कर रहे हैं। तो जहाँ पे आईडी होगा तो आईडी का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, फिर क्लास का प्रायोरिटी होगा, फिर जा करके यहाँ पे मल्टीपल जो मेरा ग्रुप सेलेक्टर है उसका प्रायोरिटी होगा। डेट्स वाई अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारा ग्रीन हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई भी ना आईडी लगा है ना क्लास लगा है, तो इसका प्रायोरिटी सबसे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। फिर जा करके आईडी सेम ही कलर में रहेगा और क्लास सेम ही कलर में रहेगा, क्योंकि उसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी का एक मैं आपको बेसिकली क्विक नोट्स या क्विक सीट में दे दूंगा, अगर होगा तो किसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ भी सकते हो जो कैसे वो अप्लाई हो रहा है। थोड़ा डेवलपर को थोड़ा छेड़खानी इधर उधर करना जरूरी रहता है समझने के लिए, ठीक है, आपको सेल्फ रिसर्च करना पड़ता है, राइट। तो ये ग्रुप सेलेक्टर कहलाता है, दिस वन इज द ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर,
राइट। सो अब हम समझते हैं कलर्स कैसे लगाया जाता है। कलर्स क्या, कलर्स तो समझ लिए कैसे लगाया जाता है, कलर्स समझते हैं। कलर्स क्या होता है सीएसएस में, उसका भी टाइप होता है, कैसे कैसे लगाने का तरीका होता है उसका भी। तो कलर्स इन सीएसएस, राइट। तो मल्टीपल वेज हैं कलर्स लगाने के लिए। तो कलर्स वेब पेज को बेसिकली अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे कि मैं H1 टैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एंड इसका कलर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक मेथड होता है यहाँ पे डायरेक्ट कलर नेम के थ्रू करना, ठीक है। कि मैं अभी तक जो यूज कर रहा था वो कर रहा था कलर नेम, लेकिन आपको बहुत सारा कलर नेम याद नहीं रहने वाला है। तो उसके लिए ये मेथड, फर्स्ट मेथड कलर नेम से हम यूज करते हैं, नेम्स, जिसमें हम यहाँ पे ब्लू यूज कर लिए, राइट। तो ये ब्लू हो गया अभी फिलहाल, उसको आप ध्यान मत देना, लेकिन ये कलर ये नेम से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर होता है जा करके हेक्स कलर, एक सेकंड मेथड होता है जो कि बोलते हैं हम हेक्स कलर। यहाँ पे हम लगभग सभी कलर, जितना भी कलर्स है सबको हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि H2 हम यहाँ पे हेक्स कलर, एक कोड, हेक्स कोड, जैसे आप यहाँ पे होवर करोगे तो एक आपको पैम्पलेट कलर का यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो जो कौन सा कलर आपको ऐड करना है, ठीक है। तो सभी कलर का आपका नाम नहीं याद रहने वाला, तो ये हेक्स कलर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस साइड आप कलर सेलेक्ट करोगे, इस साइड आपका ट्रांसपेरेंसी लेवल कितना रखना चाह रहे हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज दी हेक्स कलर कोडिंग मेथड। नाउ दी अनदर वन मेथड इज दी RGB कलर्स, ठीक है। तो RGB कलर्स सिंपली आर, जो आपका कलर सिस्टम है वहां पे आपका तीन कलर यहाँ पे मेनली है, रेड, ग्रीन और ब्लू, राइट। तो ये कलर सिस्टम में यहाँ पे आप रखते हैं, यहाँ पे जिसका वैल्यू 0 से लेकर के 255 तक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं 255 दिया, तो ग्रीन वाला ये ग्रीन वाला 0 है, रेड वाला 0 है और ब्लू वाला जो है वो 255 है, यानी कि हाईएस्ट पीक वैल्यू ब्लू का है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे हॉवर करता हूँ तो यहाँ पे देखना आप ग्रीन और रेड का भी ये चेंज हो रहा है। और एक फोर्थ पैरामीटर यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी लेवल को डाउन अप कर रहा हूँ, तो उससे एक फोर्थ पैरामीटर ऐड हो जाता है। उसी का नेक्स्ट कलर कोडिंग में आ जाता है यहाँ पे, जो कि एक अनदर कलर कोडिंग बन जाता है, वो होता है RGBA कलर्स, राइट। जिसमें हम यहाँ पे फोर्थ पैरामीटर जो होता है वो बताते हैं ट्रांसपेरेंसी लेवल कितना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट, अगर मैं पूरा कम करूँ 0 है, और ये पूरा बढ़ाने पे ये 1 के करीब हो जाता है, ठीक है, 1 के करीब। तो 0 से 1 के बीच में ट्रांसपेरेंसी लेवल का वैल्यू काम करता है। अगर 0 मैंने रखा यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी डायरेक्ट 0 हो जाए, यानी कि पूरा इन टू इन विजिबल होगा ये। और अगर मैं इसको हाई करता हूँ तो 1, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होगा इस कलर के अंदर, ठीक है। तो ये एक फोर्थ कलरिंग मेथड होता है। फिर समझते हैं कि बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड किया जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स, तो बैकग्राउंड कलर्स ऐड करने के लिए सिंपली आपको जैसे H1, और यहाँ पे आपको एक चीज पहले समझो, सबसे पहले कि पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। यानी कि पूरा जो मेरा पेज है उसका बैकग्राउंड, तो उसके लिए हम एक बॉडी टैग का, बॉडी का यूज करते हैं। बॉडी, कोई भी चीज आपको पूरे बॉडी पे लगाना है तो उसके लिए हम बॉडी का यूज करते हैं। बॉडी यहाँ पे सिलेक्टर का काम करने लगता है। फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर जैसे बॉडी पे ऐड करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर एंड इसके जगह पे व्हाइट के जगह पे लेट सपोज आई वांट टू कीप इट द लिटिल बिट ग्रे, सो दिस will now look like the gray background, okay। सो ये होता है बॉडी, पूरे बॉडी पे ये अप्लाई कर देगा, राइट। अगर पूरे बॉडी का मैं कलर कुछ भी चेंज करता हूँ यहाँ पे तो ये उस पूरे बॉडी का कलर ये रखेगा, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू गिव द कलर फॉर द H1 टैग ओनली, सो H1 टैग पे अगर हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं और यहाँ इसका कलर H1 टैग का बैकग्राउंड कलर हम कर दे रहे हैं, लेट्स सपोज कि लिटिल बिट दिस वन हेक्स कलर। सो देखो इस सब का जो हो गया, सो बैकग्राउंड कलर जो H1 टैग है उसका बस बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक मैंने पहले भी बताया H1 ब्लॉक एलिमेंट है ना कि इनलाइन एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट में देखो पूरे विड्थ का स्क्रीन, पूरे स्क्रीन का विड्थ यहाँ पे आपका ये हो रहा है, पर्पल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है H1 टैग वगैरह, H2 टैग, पैराग्राफ टैग, ये सब एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, पूरे स्पेस विड्थ को ये ले लेता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा पूरा कलर पूरे विड्थ पे अप्लाई हो चुका है, मार्जिन छोड़ करके, राइट। नाउ अब समझते हैं हम, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ जिससे ये थोड़ा बैड ना लगे अपना पेज, नॉट गुड। सो on this one and I comment out this one, right। so अब हम समझते हैं बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगा सकते हैं। बहुत बार आप देखोगे कि बैकग्राउंड में इमेज लगा है, तो बैकग्राउंड
इमेज, राइट। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए सबसे जो तरीका है वो है बॉडी में जैसे लगाना है आपको। तो बॉडी में यहाँ पे मैं बॉडी ओपन करूंगा एंड यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, एंड देन आफ्टर यूआरएल मैं यूज करूंगा यहाँ पे। और जो मुझे इमेज लगाना है, लेट सपोज एक मैं इमेज बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, राइट। बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो मैं एक लेट सपोज यही ले लो, ये मैं इमेज को इंस्टॉल करता हूँ, सेव इमेज एज, एंड आई वांट टू कीप दिस वन इन माय प्रोजेक्ट फोल्डर, सो ऑन द विंडो डेस्कटॉप, राइट। कोड v2, right? So background, ओके। सो ये मेरा बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे इसका मैं जो नेम है वो यहाँ पे मैं रख दूंगा, जो कि बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, आई थिंक, हाँ, दिस वन इज जेपीजी फॉर्मेट। एंड देन यहाँ पे मैं सेमीकोलन ऐड कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड का कलर जो है, ये बैकग्राउंड पे एक इमेज अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, वाई? बैकग्राउंड इमेज, सॉरी, बैकग्राउंड GROUND एंड ये मैं पूरे बॉडी पे अप्लाई की बैकग्राउंड इमेज, राइट। ओके, सो यस, सो वन थिंग, ये मेरे वीक 2 के अंदर है और ये मेरा फाइल जो है, ये दोनों फाइल ये वीक 2 के अंदर नहीं है। सो मैं इसको वीक 2 के अंदर डालता हूँ और इसको भी मैं वीक 2 के अंदर डालता हूँ, दोनों। अब ये मेरा सारा वीक 2 के अंदर आ चुका है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो वीक 2 c1.html कैन नॉट गेट, व्हाई? वीक 2 c1, मैं इसको एक बार ब्रेक करता हूँ सर्वर को और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। ओके ओके, सो cd week 2, and now if I ये तो फाइल आर्किटेक्चर दिखा रहा है एक मुझे, एंड मैं यहाँ पे सर्वर का नेम चेंज कर रहा हूँ, वीक 2, क्या मेरा पाथ है यहाँ पे, वीक 2, उसके अंदर जा करके मेरा फिर वीक 2 क्लास 1.html। why this is showing? आई थिंक ये मैं इसके अंदर रखा हूँ, ये तो अभी काम कर रहा था सब चीज का, क्या चीज गड़बड़ हो गया, वन वन सेकेंड। सो मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ एंड ओके, मैं कमांड प्रॉम्प्ट से एक बार ट्राई करता हूँ। सो स्टार्ट वीक 2 क्लास 1.html, राइट। इससे मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। ओके, यस। सो ये मेरा अब जा करके ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे थिंग्स आ चुके हैं, यहाँ बैकग्राउंड बहुत गंदा बैकग्राउंड लग रहा है। सो ये मेरा जा करके अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये एक छोटा इमेज था, इसीलिए यहाँ पे एक पूरे पूरे पेज पे लगा रहा है, तो इसको ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा कर करके पूरे लगा रहा है, इसको रिपीट कर रहा है, राइट। तो इसके लिए हम जैसे ही नो रिपीट करते हैं, CSS में आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड रिपीट करके आता है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड साइज एक बार यूज कर ले रहा हूँ, देख। ओके, सो
when I come to my page, so and the background covers whole पेज राइट. सो ये आपको कवर कर लेता है पूरे पेज को राइट. तो ये होता है बैकग्राउंड साइज, जो कि बैकग्राउंड साइज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया प्रॉपर्टी, वो कवर मैंने यहाँ पे रख दिया. और एक बैकग्राउंड रिपीट भी होता है. सो आप यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट यूज कर सकते हो जिससे ये रिपीटेड नहीं होगा, तो उसके लिए ठीक है. फिर टेक्स्ट कलर हम अब समझते हैं कि टेक्स्ट कलर कैसे ऐड करते हैं. तो टेक्स्ट कलर इससे पहले देख भी चुके हैं. उसमें सिंपली हम कलर, जैसे कि पैराग्राफ में टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हम पी टैग ओपन करते हैं एंड यहाँ पे कलर डाल देते हैं राइट. एंड यहाँ पे कलर हम करते हैं पैराग्राफ का व्हाइट कर देना सपोज. तो ये पैराग्राफ का कलर चेंज कर देगा. अगर मैं इस क्लास को हटा देता हूँ तो ये पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाएगा. मैं यहाँ से क्लास को रिमूव कर दे रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से भी क्लास को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ राइट. तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है राइट. तो इस टाइप से ये काम करता है. फिर फॉन्ट साइज आता है. जो फॉन्ट साइज हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो फॉन्ट साइज जैसे पैराग्राफ का ही मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज ऐड करके दिखाता हूँ. तो फॉन्ट साइज जो कि मैं 20 पिक्सल, पीएक्स मतलब पिक्सल होता है, तो 20 पिक्सल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ठीक है. तो ये फॉन्ट साइज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. फिर फॉन्ट फैमिली आता है, किस फॉन्ट का कौन सा फॉन्ट हम देना चाह रहे हैं, फॉन्ट का स्टाइल क्या है, फॉन्ट फैमिली. तो उसमें हम एरियल होता है, हेल्वेटिका होता है, सैन सेरिफ होता है. तो ये सब कुछ फॉन्ट्स होते हैं, पॉपिंस, रोबोट, तो ये सब फॉन्ट्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं दिया तो फर्स्ट जो फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एरियल है ब्राउजर में, तो वो अप्लाई हो जाएगा. नहीं तो सेकंड वाला, नहीं तो थर्ड वाला. इस टाइप से इसका ऑर्डर के साथ में ये अप्लाई होते चला जाएगा. ठीक है राइट. नाउ अब हम फिर समझते हैं कि फॉन्ट विड्थ क्या होता है. जो यानी कि फॉन्ट का जो जैसे बोल्ड वगैरह दिखाना है तो उसके लिए हम फॉन्ट विड्थ का यूज करते हैं. जैसे फॉन्ट विड्थ बोल्ड, तो बोल्ड अगर करना है तो फॉन्ट विड्थ बोल्ड, देखो यहाँ पे ये कुछ बोल्ड हो जाएगा राइट. तो इस टाइप से हम विड्थ का यूज करते हैं. और यहाँ पे बोल्ड की जगह पे आप यहाँ पे अगर हम और भी जैसे चाहते हैं तो कुछ वैल्यूज भी डाल सकते हैं. 700 राइट, लेट सपोज. तो ये थोड़ा बोल्ड कर रहा है राइट. अगर मैं और भी बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे 800 करता हूँ, तो ये थोड़ा और बोल्ड हो जाएगा राइट. तो देखो और थोड़ा बोल्ड हो गया. तो इस टाइप से वैल्यू भी आप डाल सकते हो या फिर बोल्ड लिख सकते हो. ठीक है, बोल्ड. ना टेक्स्ट अलाइनमेंट कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को कहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइन करके आता है प्रॉपर्टी. जो सेंटर अगर रखना चाह रहे हैं तो सेंटर यहाँ पे करेंगे तो ये सेंटर में चला जाएगा. ठीक है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, ये सारा चीज यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट पे हम कर सकते हैं. उसके बाद फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे कि अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो हम उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करते हैं. डेकोरेशन जो कि अंडरलाइन लेट सपोज करना है तो अंडरलाइन है इसका हम वैल्यू अंडरलाइन. तो देख सकते हो ये अंडरलाइन हो चुका है. मैं यहाँ से एक बार क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं. बैकग्राउंड वाला जो बॉडी में बैकग्राउंड ऐड कर रहे हैं इसको मैं हटा दे रहा हूँ जिससे आपको विजुअल्स सही से दिख सके. ठीक है, और इसका जो कलर है मैं सो वाइट से मैं इसको कर दे रहा हूँ कुछ रेड राइट, जिससे ये कलर रेड दिखे. ठीक है, तो ये अंडरलाइन करने का ये तरीका होता है. अगर रिमूव करना है अंडरलाइन तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे. लेट सपोज यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन यहाँ पे तो वैसे नहीं ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं भी डालता हूँ तो, लेकिन आप कभी एंकर टैग में देखोगे, एंकर टैग में यहाँ पे मैं अंडरलाइन फिलहाल रख देता हूँ, अंडरलाइन, जिससे आप समझ सके कि ऐड कैसे किया जाता है. एंड कहीं पे आप अगर मैं यहाँ पे एक मैं एंकर टैग ऐड करके दिखाता हूँ आपको. एंकर टैग ऐड करते हैं एंड यहाँ पे www.google.com एंड यहाँ पे मैं गूगल रखता हूँ. ठीक है, तो ये अगर मैं देखूँ तो गूगल मेरा क्या है, अंडरलाइन दिख रहा है. ठीक है, और इस अंडरलाइन को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपली इस ये जो मेरा एंकर टैग ब्लॉक है इसको मुझे यहाँ पे एंकर इसमें लगाना है ए, एंड देन आफ्टर यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको नन सेट कर देना. तो ये अंडरलाइन आपका रिफ्रेश जैसे करोगे तो अंडरलाइन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा राइट. उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो मुझे मान लो इसका ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे ट्रांसफॉर्म अपर केस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि इसका पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अननोन प्रॉपर्टी टेक्स्ट टेस्ट लग गया है, यहाँ पे टेक्स्ट होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म.
ओके, तो इसको पूरे को ये देखो पूरे को अपर केस कर दे रहा है। एक और यहाँ पे अपर केस के जगह पे और भी वैल्यूज रख सकते हैं कि लोअर केस होता है, एक कैपिटलाइज होता है। जैसे मैं कैपिटलाइज करता हूँ तो ये आपका देखो फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल, सेकंड एंड रिमेन स्मॉल हो जाएगा। और अगर लोअर केस करते हैं लोअर केस तो ये सारा स्मॉल में आ जाता है। तो ये टेक्स्ट पे हम ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग लगाते हैं एक हम, जैसे कि एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं लेटर स्पेसिंग, जो कि 2 पिक्सल लेट सपोज रखना चाह रहे हैं, तो ये लेटर के बीच में गैप कितना होना चाहिए वो रखेगा। लेटर के बीच में कितना गैप है देख सकते हो आप कि थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ रहा है। जैसे मैं और मान लो कि 10 पिक्सल रखता हूँ तो ये 10 पिक्सल का गैप रखेगा, 10 पिक्सल का गैप रख रहा है। ठीक है, पिक्सल्स क्या होता है? तो पिक्सल्स जो होता है स्क्रीन में आप छोटा छोटा बहुत छोटा टाइनी डॉट्स होता है, पिक्सल्स लगे होते हैं जिससे आपको कलर्स दिखते हैं, तो उसी को पिक्सल्स यहाँ पे रख रहा है। राइट, अब हम समझते हैं फिर लाइन हाइट कितना रहना चाहिए। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है जो कि रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है कि लाइन का हाइट कितना, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर बॉर्डर एक समझते हैं, मेन प्रॉपर्टी एक है बॉर्डर। बॉर्डर कितना रखना चाहिए? तो 2 पिक्सल लेट सपोज सॉलिड ब्लैक रखना चाह रहे हैं, जो बॉर्डर मेरा रहेगा वो, तो इसमें ये बॉर्डर ऐड कर रहा है इस गोल के अंदर। ठीक है, और ब्लैक कलर को हम यहाँ पे सॉलिड को डैश्ड भी कर सकते हैं। अगर मान लो डैश्ड बॉर्डर रखना है हमको, डैश्ड, तो डैश्ड हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि डॉटेड डैश 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 बॉर्डर यूज करेगा, और कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसका। राइट, तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, now after that we have to use the border radius। so यहाँ पे हम बॉर्डर अगर हम लगा रहे हैं तो बॉर्डर रेडियस भी हम लगा सकते हैं, जो कि 10 पिक्सल एक्सपोज। तो रेडियस मतलब इसको कर्व कितना करना है। ठीक है, तो ये कर्व देखो, ये बटन जैसे हम बनाते हैं एक बटन, तो वहां पे इस टाइप से ये बॉर्डर लगाता है। राइट, तो बॉर्डर रेडियस हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका विड्थ कितना रखना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो विड्थ हम अप्लाई कर सकते हैं, तो विड्थ लेट सपोज 200 पिक्सल्स। सो विड्थ यहाँ पे यहाँ पे विड्थ अभी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर मैं इसको रखता हूँ, तो ये विड्थ ऐड करेगा। फिर हाइट पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। इमेज में इसको हम समझ सकते हैं इमेज में कैसे ये ऐड होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, अब सीएसएस यूनिट्स की तरफ चलते हैं। सो सीएसएस यूनिट्स, सीएसएस यूनिट्स की तरफ आ जाते हैं, और यूनिट्स में समझते हैं कि पहला यूनिट्स जो होता है वो होता है आपका पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स, जो कि पिक्सल फिक्स साइज ये होता है बेसिकली। ठीक है, जो कि हम पी एक्स से डिफाइन करते हैं। ये मान लो ये पिक्सल्स है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो यूनिट होता है वो होता है आपका परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 120% फॉन्ट साइज, तो ये बताता है, रिलेटिवली बताता है आपको, रिलेटिव होता है ये, रिलेटिव टू पेरेंट, रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट के ये कितना, उससे कितना परसेंट को ज्यादा करना है। उसके बाद फिर आता है आपका ईएम ब्लॉक, ईएम जो कि रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, जो कि यहाँ पे हम ईएम का यूज कर सकते हैं। एक होता है आर ई एम। ठीक है, रिलेटिव टू द, मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, एंड मैं जैसे यहाँ पे एक आर ई एम का ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। राइट, सो आई होप आप समझ चुके होंगे इतने सारी चीज़ों को। अब कार्ड जैसे बनाएंगे, कार्ड पे बटन्स पे, तो बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस सीएसएस के हेल्प से। तो आप एक मिनी असाइनमेंट बेसिकली बोल सकते हो, वो आप अपना प्रैक्टिस करके आना, जो कि जिसमें आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करोगे, एक नैप बार बनाओगे जिसमें कार्ड्स बटन्स लिंक्स बेसिकली ऐड करोगे, एक कार्ड्स बनाओगे, कार्ड्स में अपना कुछ डेटा रख सकते हो वहाँ पे कार्ड के अंदर, और फिर वहाँ पे आप सीएसएस लगा करके आना है आपको। ठीक है, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि देखना है आपको कि यहाँ पे आपको कोलन का यूज करना है, यहाँ पे लास्ट में आपको सेमी कोलन का यूज करना है। ये सब चीज याद रखना है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं यूज करना है। ये सारी चीजें मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। राइट, सो आई होप आप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और बहुत चीज सीखे सीएसएस के बारे में, बेसिक्स ऑफ सीएसएस कवर किया। सो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।